फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने पॉलिटी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लास में मेरे कुछ कंसेप्ट बच गया था जो मैं आपको नहीं बता पाया, और वो भी मैं आपको बताऊँगा, प्लस हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे आज। ठीक है, तो ये सेशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन ऐसा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहला चीज़, आप लोग अपना कोड पढ़ लीजिए यहाँ से। ठीक है, और हम लोग तिरंगे को सल्यूट करते हुए अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट बचा हुआ था वो था जो सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा पंचायत होता है ना, वो वाला कंसेप्ट, और म्यूनसिपालिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा बच गया था। मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट। पहले देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो पंचायत होता है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है, तो वो आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है, और वो 1992 में बना था। बस आपको इतना याद रखना है कि वो किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़ते रहिए फटाफट। पंचायत आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अ रूरल लेवल, यानी कि जो पंचायत वाला जो लेवल है वो क्या, कौन सा लेवल होता है, रूरल लेवल का होता है। और जो म्यूनसिपालिटी वाला लेवल है, मतलब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो कौन सा, अर्बन एरिया में वर्क करता है। ठीक है, ऑल द सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जितने भी सीट होते हैं पंचायत को, उसको डायरेक्टली इलेक्शन से फिल किया जाता है। एंड इलेक्टोरेट इज अकॉल्ड टू द ग्राम सभा, जो इलेक्टोरेट होता है, यानी कि जो हेड होता है, हेड मेंबर होता है, उसको हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन लुक आफ्टर द इलेक्शन टू द पंचायत जन, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो क्या करता है, इलेक्शन करवाता है जो पंचायत का होता है। ठीक है, पंचायत इलेक्शन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पंचायती जो राज हुआ था, पंचायती राज स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो वो मैंने आपको पहले ही क्लास में करवा दिया था कि वो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। राजस्थान के कौन से ज़िले में स्टार्ट हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नागौर ज़िले में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वही पॉइंट है हमारा। देखिए, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इनैग्यूरेटेड इट 2 अक्टूबर 1959 एट नागौर, राजस्थान में। ठीक है, ये आपको डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए, और कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट 3 टायर, यानी कि जो पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है 3 टायर सिस्टम है पंचायत का। एक पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायती समिति, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल वाला, और लास्ट वाला है जिला परिषद, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है ना। ग्राम पंचायत जो होता है हमारे विलेज लेवल का होता है, मतलब अपने गांव के जो हेड मेंबर होता है उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं ना। और उसके उसके ऊपर अगर हम लोग जाएँ तो पंचायती समिति होती है, पंचायत समिति, और उससे भी ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उसको हम लोग जिला परिषद बोलते हैं। आई होप आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत वाला पॉइंट क्लियर होगा। आप इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नागौर जिला है ना, वो आपको याद रखना है कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहला इम्प्लीमेंट हुआ था पंचायती राज को। ठीक है, बस ये पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा पंचायत। अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूनसिपालिटी में। और म्यूनसिपालिटी कितने अमेंडमेंट में आता है, कितने अमेंडमेंट एक्ट में आता है, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है। पार्ट, अब इसमें आपको ये याद रखना है, पार्ट 9 में पंचायत आता है, पार्ट 9A में। ठीक है, पार्ट 9A प्रोवाइडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया को प्रोवाइड करता है। ये डील्स विद द फॉलोइंग लेवल ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है कि कब हुआ था और कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग ने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले की क्लास का, क्योंकि एक दिन गैप हो गया था बीच में, मैं नहीं कर पाया था अच्छे से कंटिन्यू। तो सबसे पहला चीज़ इसमें मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाया था ना। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट तो मैं आपको उस दिन बहुत अच्छी तरह से बताया था, और हाई कोर्ट में कुछ पॉइंट छूट गए थे, मैं आपको वो पॉइंट भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आपको पता होना चाहिए। पहला कौन था, HJ कानिया, मतलब हरिलाल जे कनिया। और अभी करंट पे कौन है, NV रमना। ठीक है, करंट पे। अब हाई कोर्ट के हम लोग बात करते हैं, तो हम सबसे पहले चीज़ आपको याद रखना है, हमारे कंट्री में, इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। और इसमें पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब इसका जो मतलब जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनका जो कार्यकाल होता है वो 62 ईयर्स का होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 65 ईयर्स का होता है। ठीक है,
अब इसमें एक पॉइंट ये था, देखिए, द जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो हाई कोर्ट का जज होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दोनों को अपॉइंट करता है हमारे देश के राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। और वो कौन से आर्टिकल में आता है ये आपको पढ़ना होगा, आर्टिकल 217 में, यानी कि आर्टिकल 217 में आता है बस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने अपन ने कराया था, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द गवर्नर ऑफ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नर होता है हर स्टेट का, जैसे अभी आपसे मैं पूछ लूँ कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है, या बिहार का गवर्नर कौन है, या मैंने आपको CMN गवर्नर वाले टॉपिक में अच्छी तरह से कवर करवाया है, आप लोग देखिए वो वीडियो भी देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूँ, जो गवर्नर होता है अपने स्टेट का हेड होता है, समझ लीजिए सिंपल, द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 153 में कहा गया है ये बात, ठीक है। अब इसमें जो गवर्नर होता है उसका जो मिनिमम एज कितना होता है बनने के लिए, ठीक है। अब हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने उस दिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बात किया था ना, कि इनका टेन्योर कितना होता है, इतना टर्म कितना होता है, मिनिमम एज कितने होते हैं, सब मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। वो वीडियो जाकर देख लीजिए प्लीज़। अब यहाँ पर जो गवर्नर है, देखिए मिनिमम एज होता है गवर्नर बनने के लिए आपको 35 ईयर्स होना चाहिए, और आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जो टर्म्स होता है दोनों का सेम होता है, 5 ईयर्स का दोनों का टर्म्स होता है। अब दोनों में देखिए, दोनों को मैं अगर मैं बात करता हूँ, जो गवर्नर होता है, अब गवर्नर तो अपने स्टेट का हेड होता है ना, तो स्टेट का हेड को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब देखिए गवर्नर हेड होता है, चीफ मिनिस्टर से बड़ा गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, अपने स्टेट का गवर्नर। हर स्टेट के अलग अलग गवर्नर जो हैं अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, शपथ दिलाएंगे। अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो शपथ ग्रहण कहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए जो गवर्नर होगा उसको जो शपथ दिलाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि जो अपने स्टेट के हाई कोर्ट होंगे, जैसे मुंबई का अगर मैं बात करता हूँ तो मुंबई हाई कोर्ट जो होगा ना, बम्बई हाई कोर्ट, उसमें उस गवर्नर को शपथ दिलाया जाएगा, किसके द्वारा दिलाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा उनको शपथ दिलवाया जाएगा। और जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको कौन शपथ दिलवाएगा, उनको अपने स्टेट के गवर्नर दिलवाएंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन एंड पावर की बात करते हैं। जो फंक्शन एंड पावर होता है उसमें देखिए, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर का पावर होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल चीज़ें हैं उस पर अपने स्टेट के गवर्नर का हक होता है, एग्जीक्यूटिव जितने भी होते हैं, ठीक है। लीडर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द स्टेट, ठीक है। यानी कि जैसे अपने स्टेट का एक टाइप से लीडर बोल सकते हैं, अपने स्टेट का लीडर होता है, जो भी पॉलिसी और कुछ भी नया कुछ प्रोग्राम सेटअप करना हो तो वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। अब हम लोग आता है प्रैक्टिस पे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने इसमें टिक मार्क कर दिया है, बट आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करनी है, विदाउट ऑप्शन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर, यानी कि 1 से चौथा पार्ट है, चौथा को वीडियो है पॉलिटी का, तो आप लोगों ने 1 से 3rd तक वीडियो अगर अच्छा से देखा है तो आप लोगों को पूरा क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा हर चीज़। तो बस आप लोग इसको सॉल्व करते फटाफट। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाई M.N. रॉय, कब दिया था, 1934 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप ऑन द 16 मई 1946 को इसको सेटअप करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज अ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट ईजी क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन तो यही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी को क्या बनवाया गया था, मैंने आपको उसी दिन बताया था, 9 दिसंबर 1946 को इनको क्या बनाया था, मतलब सॉरी 11 दिसंबर को बनाया गया था इनको, 11 दिसंबर को इनको वाइस प्रेसिडेंट बनवाया गया था, ठीक है ना। जैसे राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाया गया था, उसी दिन 11 दिसंबर 1946 को H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को क्या अपॉइंट कराया गया था, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिस्मार्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 months, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए सिंपल कितना दिन लगा था, मैंने आपको उसी दिन सब क्वेश्चन करवाए हैं, 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को अडॉप्ट करा गया था और 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, अडॉप्ट करा गया था इसी दिन। और देखिए जब अडॉप्ट करवा गया किया गया उसके बाद इसको अच्छी तरह से पूरा, जब जिस दिन अडॉप्ट करा गया उस दिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे राइट्स थे जिसको उसी दिन लागू कर दिया गया था, और बचा हुआ जो राइट्स थे, जो भी कानून थे, उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? जो रिपब्लिक डे होता है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 11 सेशन हुआ था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? परमानेंट चेयरमैन कौन होता है? राजेंद्र प्रसाद होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन? अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 9 दिसंबर 1946 को किसको अपॉइंट किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और 9 दिसंबर को ही, देखिए 9 दिसंबर को ये हुआ अपॉइंट। राजेंद्र प्रसाद को तो 11 दिसंबर को अपॉइंट किया गया था, लेकिन 9 दिसंबर को इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनका नाम नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर कौन होता है? बी एन राव है, सबसे पहले एडवाइजर भी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फॉर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या, देखिए कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने अमेरिका से नहीं लिया है। आप लोग ये बताइए मेरे को, कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने किस कंट्री से लिया? ये भी मैंने आपको पहले ही करा दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग यूएसएसआर मतलब रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने अमेरिका से लिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है एंड स्टेट पॉलिसी होता है। और डीपीएस पे हम लोगों ने किससे लिया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन था अभी। और लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms is not inserted into the preamble by the 42nd Amendment Act 1976? देखिए 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन सा ऐसा वर्ड था जिसको हटा दिया गया था? ठीक है, एक तो सोशलिस्ट तो मतलब ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, सेक्युलर भी ऐड किया गया, लेकिन फैटर्निटी है ना उसको हटाया, मतलब नहीं लिया गया था फैटर्निटी वर्ड को। ठीक है, अब देखिए फैटर्निटी वर्ड गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट है ये। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। कल से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो मिलते कल। गुड बाय, जय हिंद।